हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। साइंस की आज की क्लास में हम साइंस के अति लघुत्तरीय प्रश्न करेंगे, वेरी शॉर्ट वाले जो एक एक नंबर के आते हैं आपके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें आपका सारा रिवीजन भी हो जाएगा पूरे सिलेबस का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुष्प के मादा अंग के नाम लिखिए। तो पुष्प का जो मादा अंग होता है उसको स्त्री केसर बोलते हैं। ठीक है, फिर वो आगे उसकी जो एक इकाई होती है वो मैंने बताई थी, अंडप कहलाती है। और उस अंडप में भी भाग होते हैं आपके, और जो ऊपर होता है वो वर्तिका, वर्तिकाग्र, इस टाइप से बताया था। ठीक है, तो वही होते हैं मादा अंग। ठीक है, सजीव क्या होता है, सजीव के लक्षण लिखने हैं। तो सजीव के जितने भी लक्षण है, श्वसन करते हैं, वो उत्सर्जन करते हैं, गति करते हैं, उनमें वृद्धि होती है। ठीक है, उनकी कोशिका में संरचना होती है। ठीक है, उनका विकास होता है, यही सब आप सजीव के लक्षण लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर 30 शब्द लिखने हैं इसमें तो आप इस तरीके से लिखिए, सजीव जो सजीव जंतु होते हैं या सजीव वस्तुएं होती हैं वो श्वसन करती हैं। ठीक है, उत्सर्जन करती है, सब पॉइंट डाल डाल के लिखना। ठीक है, 30 शब्द लिखने हैं ना, वेरी शॉर्ट में भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, शाकाहारी जंतु को मांसाहारी जंतुओं के दो दो नाम लिखिए। तो शाकाहारी जंतु वो होते हैं जो शाक सब्जियां खाते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे खाएंगे। मांसाहारी जंतु वो होते हैं जो मांस भी खाते हैं। ठीक है, तो शाकाहारी में जैसे हाथी, गाय, भैंस, बकरी, ये सब आपके आ जाएंगे। ठीक, मांसाहारी में कौन सा, कुत्ता, चीता, बाघ, भेड़िया, ये सब आ जाएंगे। ठीक है, जो मांस खाते हैं वो मांसाहारी वाले हो जाएंगे। ठीक है, घर्षण बल किसे कहते हैं, तो घर्षण बल होता है दो सतह के संपर्क तलों के बीच जो बल लगता है, वो भी कौन सा, जो उनकी गति का विरोध करता है। जैसे मान लीजिए एक गाड़ी सड़क पर चल रही है। ठीक है, तो गाड़ी के जो टायर होंगे वो और जो जमीन होगी, इन दोनों के बीच में एक बल लगेगा, लेकिन क्या लगेगा, गति के विरोध में लगेगा। ठीक है, जैसे गाड़ी चल रही है, गाड़ी इस दिशा में चल रही है, तो जो बल होगा वो बल इस दिशा में लगेगा। ठीक है, तो दो संपर्क तलों के बीच बल लगता है, वो भी किसका, गति का विरोध करने वाला, वो कहलाता है घर्षण बल। ठीक है, जैसे तेज दौड़ते हुए पैर का अचानक केले पे आते हैं तो हम गिर जाते हैं। ठीक है, ये सब घर्षण के उदाहरण है। अगर हम जमीन पर चल पाते हैं तो उसका जो इम्पोर्टेंट है वो कौन सा है, घर्षण बल है। ठीक है, इसके कारण ही हम जमीन पर चल पाते हैं। जैसे चिकनी सतह होती है, बहुत चिकनी सतह, तो उस पर क्या होता है, ऐसा लगता है फिसल रहे हैं। क्यों फिसल रहे हैं, अनुभव करते हो कि वहाँ पे घर्षण बल कम होता है। होता क्या है, जब हम ज़मीन पे चल रहे होते हैं तो घर्षण बल लगता है, जिससे क्या होती है, हमारी गति धीमी होती है। मान लीजिए बहुत चिकनी सतह है और इस पर हम चलेंगे तो क्या होगा, घर्षण बल कम होगा, जिस कारण क्या होगा, बल कम लगेगा, यानी कि हमारी गति में विरोध कम होगा, इसलिए हम फिसल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ की कितनी भौतिक अवस्थाएं होती है। तो पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। अब आप वहाँ एग्जाम में कैसे लिखेंगे, तो आप ऐसे लिखेंगे, पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं, फर्स्ट सेकंड पॉइंट डाल के, ठोस, द्रव, गैस। और आप इनके एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। ठीक है, इससे क्या है, 30 शब्द हो जाएंगे और दूसरे से आपका जो आंसर होगा थोड़ा अट्रैक्टिव भी होगा। ठीक है, समय का मानक मात्रक पूछा है, तो मानक मात्रक यानी कि आपका सेकेंड हो जाएगा। वैसे तो आपका घंटा, मिनट सब होगा, लेकिन मानक की बात करेंगे तो वो क्या होगा, सेकेंड। सजीव वस्तुएं क्या होती हैं, वे वस्तुएं जो जिनमें जीवन होता है। ठीक है, जो जीवित होती हैं। ठीक है, जिनमें संजीवन का संचार होता है वो सजीव वस्तुएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं आप, मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे, किसी जानवर का नाम लिख दीजिए और बाद में आदि लगा दीजिए। ठीक है, निर्जीव वस्तुएं क्या होती हैं, जिनमें जीवन नहीं होता है। ठीक है, जीवन का संचार नहीं होता है, जीवन नहीं होता, वो निर्जीव वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे मेज, कुर्सी, कार इत्यादि। ठीक है, अब आप करेंगे क्या, वेरी शॉर्ट जब क्वेश्चन आए और सीधे वो डेफिनेशन पूछ रहा है तो आप थोड़ा अच्छा लगने के लिए उसके साथ एग्जाम्पल भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर टाइम है आपके पास तो। ठीक, सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है, तो ये है वायरस। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ भी है, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है। ठीक है, तो विषाणु जो है उसको सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं। होता क्या है, विषाणु सजीव की तरह भी बर्ताव करता है और निर्जीव की तरह भी बर्ताव करता है। ठीक है, इसीलिए इनके बीच की कड़ी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में कितने भाग होते हैं। तो देखिए, पौधे के 2 भाग होते हैं। अगर हम देखें तो पहला होता है प्ररोह तंत्र और दूसरा होता है जड़ तंत्र। तो प्ररोह तंत्र में क्या होता है, आपका तना, पत्ती, फूल, फल आ जाते हैं, नीचे आपका जड़ वगैरह आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से भी आप आंसर लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे लिख सकते हैं, पौधे के निम्नलिखित भाग होते हैं, जड़, तना, पत्ती, फल, फूल इत्यादि। ठीक है, फल, फूल, बीज, ये भी पौधे के ही भाग हैं। ठीक, पौधे में प्रजनन कितने प्रकार से होता है, तो पौधे में प्रजनन 3 प्रकार से होता है। पहला होता है लैंगिक प्रजनन। ठीक है, फिर होता है अलैंगिक, और तीसरा होता है वर्धी या कायिक प्रजनन। ठीक है,
वर्धी या कायिक प्रजनन। तो 3 प्रकार से पौधे में प्रजनन होता है। ठीक, पौधे व जंतुओं में प्रमुख अंतर क्या होता है? तो पेड़ पौधों में वृद्धि जीवन पर्यंत होती है, परंतु जंतुओं में क्या होता है? वृद्धि एक समय के पश्चात रुक जाती है। ठीक है, वैसे तो वृद्धि का ही मतलब ये कि वृद्धि एक निश्चित समय तक ही होती है, फिर रुक जाती है। जैसे हम लोग हैं, एक निश्चित समय तक ही तो हमारी हाइट बढ़ेगी, फिर रुक जाएगी, हम थोड़ा ना लंबे होते रहेंगे। ठीक है, पेड़ पौधों में क्या है कि वो अपना लंबे समय तक बढ़ते रहते हैं। ठीक है, और फिर क्या है, पेड़ पौधे जो हैं वो अपना भोजन खुद भी बनाते हैं। ठीक है, जंतु जबकि दूसरों से भोजन प्राप्त करते हैं। जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, वो दूसरों पर डिपेंड होते हैं। जैसे जो शाकाहारी जंतु है वो किस पर डिपेंड होंगे? पेड़ पौधों पर डिपेंड होंगे। ठीक है, और जो मांसाहारी है वो अन्य जंतुओं पर डिपेंड होंगे। ठीक, पौधों और जंतुओं में समानता संबंधी लक्षण बताइए। तो इनमें समानता कई सारी होती है। श्वसन करते हैं, दोनों करते हैं कि नहीं? ठीक है, उत्सर्जन भी करते हैं, पौधे भी उत्सर्जन करते हैं। जो रबर आपकी प्राप्त होती है वो पौधे का उत्सर्जित भाग होती है रबर। ठीक है, अपने समान नए जीव को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, मनुष्य की भी संतानें होती है, ऐसे पेड़ पौधों को देखिए तो उनके भी छोटे छोटे प्लांट निकल के आते हैं ना, वही। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प में कितने भाग होते हैं? तो पुष्प के कुल 4 भाग होते हैं। पहला होता है बाह्य दलपुंज, जो आपका हरे रंग की संरचना होती है, छोटी छोटी पत्तियां नहीं होती हैं ऐसे फूल में निकली हुई हरी हरी, वो होता है बाह्य दलपुंज, जिसको बोलते हैं कैलिक्स। ठीक है, फिर आपका होता है दलपुंज, जो जैसे गुलाब के फूल की हम तुलना कर रहे हैं। ठीक है, तो गुलाब में आपको हरी हरी छोटी छोटी निकली दिखाई देती है, वो होता है बाह्य दलपुंज। ठीक है, जो लाल लाल होती हैं वो क्या क्या होती हैं? उनको बोलते हैं दलपुंज। ठीक है, फिर आपका होता है इस जो पुमंग और जायांग। ठीक है, तो जिसको एंड्रोसियम और गायनोसियम बोलते हैं। तो 4 ऐसे भाग होते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवधारियों में अनुकूलन किन कारणों से होता है? तो जीवधारी क्यों अनुकूलन करते हैं? जब उन्हें ऐसा कोई वातावरण उनके आसपास का ऐसा जिसमें वो नहीं रह पा रहे हैं, तो क्या करेंगे? अपने शरीर को उसमें रहने योग्य बना लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? वातावरण, भोजन की उपलब्धता, इस कारण वो क्या करते हैं? अनुकूलन करते हैं। ठीक है, संरचनात्मक अनुकूलन क्या होता है? इससे क्या अभिप्राय है? जीवधारी के शरीर की संरचना में कुछ ऐसा परिवर्तन हो जाए जिससे उस जाति को अपने आवास में रहने में अधिक सुविधा हो, वही संरचनात्मक अनुकूलन कहलाता है। ठीक है, संरचनात्मक अनुकूलन का मतलब ये हुआ कि जीवधारी अपने आप को अनुकूलित कर रहा है, लेकिन क्या हो रहा है? उसकी संरचना में अंतर आ रहा है। ठीक है, उसका जो शरीर है उसमें अंतर आ रहा है, तो वो हो जाएगा आपका संरचनात्मक अनुकूलन। ठीक है, नेक्स्ट है, पौधे में जड़ का क्या उपयोग है? तो पौधा क्या होता है? भूमि से जल को अवशोषित करता है और खनिज लवणों को भी अवशोषित करता है। ठीक है, जो जड़ है वो अवशोषित कर लेगा, फिर जड़ से क्या होगा? वो चीज़ें पौधे के अन्य भागों तक पहुंच जाती हैं, जैसे फूल हो गया, पत्ती हो गई, इन सब तक जो जड़ जो अवशोषित करेगा ना चीज़ें, वही पहुँचाई जाती हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है? तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? पौधे में जड़ द्वारा भूमि से जो जल अवशोषित किया जाता है वो जल और वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे लिखेंगे CO2, O कैपिटल बनता है। ठीक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो, और ये जब जो जल होता है उसको अवशोषित कर लिया पौधे ने। ठीक है, जड़ ने ले लिया जल को मिट्टी से, और जो वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड थी वो पौधे ने ले ली। फिर ये क्या करेगा? पौधों में क्लोरोफिल तो होता ही है क्योंकि उनकी पत्तियां हरी होती हैं, तो क्लोरोफिल और प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, यहाँ प्रकाश भी लिखना है आपको, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं पौधे और O2 को मुक्त करते हैं। यही क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। फिर से देखिए, पौधे में जड़ के द्वारा जो जल अवशोषित किया जाता है वो, और वायुमंडल की अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा क्लोरोफिल व सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन निर्माण की क्रिया और ऑक्सीजन मुक्त करने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, पर परागण क्या होता है? तो जब पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधे के उसके वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो वो पर परागण कहलाता है। पर परागण में क्या होता है कि जैसे कोई एक फूल ये है और एक फूल ये है, तो यहाँ से उस दूसरे पुष्प पर जाएंगे, लेकिन उसी जाति का होगा। सरसों का एक फूल ये है, सरसों का एक फूल ये है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचना, ठीक है, वो कहलाता है पर परागण। और स्वपरागण वो होता है कि उसी पौधे में हो जाए परागण, ठीक है, उसी पौधे में ही पहुंच जाए तो वो कहलाएगा स्वपरागण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं या नर अंग को? तो पुंकेसर कहते हैं। ठीक है, फलों में जल की मात्रा कितनी होती है? तो फलों में जल की मात्रा 90% होती है। ठीक है, इसको लर्न कर लीजिए। पौधों में जड़ का क्या कार्य होता है? तो जड़ का क्या कार्य होता है?
जड़ जल और खनिज लवणों को अवशोषित करती है। ठीक है, पहला काम तो ये हो गया। और दूसरा काम एक और है कि जो जड़ होती है वो भूमि में पौधे को स्थिर बनाए रखती है। ठीक है, बांधे रखती है, वरना अब तो पौधा इधर उधर गिरेगा नहीं, तो जड़ ही उसको स्थिर जमाए रखती है मिट्टी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीय पौधों को क्या कहा जाता है? तो देखिए, जो पौधे जल में होते हैं ना, इनको एक्वाटिक प्लांट भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपके उनको जलोदभिद्ध बोलेंगे हिंदी में। ठीक है, अगर मरुस्थल की बात करें तो मरूदभिद्ध बोला जाता है उन पौधों को जो मरुस्थल में पाए जाते हैं। ठीक है, जो जल में पाए जाएंगे वो उनको क्या बोलेंगे? जलीय पौधों को जलोदभिद्ध। जलीय जंतुओं को क्या कहते हैं? तो जलीय जंतुओं को जलचर कहते हैं। ठीक है, और जो जंतु आपके रहते हैं जल और मतलब जल में भी रहेंगे और लैंड पर भी रहते हैं, यानी कि पृथ्वी पर भी, तो वो कौन से हो जाएंगे? उभयचर। ठीक है, पानी में भी रह रहे हैं और स्थल पर भी रह रहे हैं, तो वो उभयचर हो जाते हैं। ठीक है, उभयचर। जैसे आपका मेढक वगैरह। ठीक है, मेढक वगैरह पूछा भी गया था, मेढक, मगरमच्छ, ये क्या है? उभयचर है। ठीक है, मछली के जल में रहने के लिए कौन कौन से अनुकूलन अंग सहायक है? मछली क्या है? मछली है जलचर। मछली किस में रहती है? जल में रहती है। तो मछली में श्वसन के लिए पहले तो गलफड़े पाए जाते हैं, और क्या पाए जाते हैं? जल में तैरने के लिए इनका जो शरीर होता है वो धारा रेखित होता है। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं मछली के पास अनुकूलन की। क्या है? एक तो उनके पास गलफड़े होते हैं जिससे वो श्वास लेती हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है? धारा रेखित शरीर। ठीक है, मनुष्य किससे लेता है? फेफड़े से। ठीक है, मनुष्य के पास जो श्वसन अंग बोलेंगे वो क्या होगा? फेफड़ा। ठीक है, मूसला जड़ों के कितने भागों में बांटा है? तो मूसला जड़ आपकी शंकु रूप, कुंभी रूप, तर्क रूप, ये सब बताए थे। ठीक है, शंकु रूप जिसमें आकार शंकु की तरह होता है। ठीक, जैसे आपका शंकु कौन सी? कोन की तरह, वो आपकी गाजर होती है। ठीक है, कुंभी रूप जो कुंभ की तरह, जैसे चुकंदर हो जाएगी। ठीक है, कुंभी रूप में ऐसे। तर्क रूप या आपकी में मूली आ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से मूसला जड़ को बांटा गया है। नेक्स्ट है, अपस्थानिक जड़ों में भोजन एकत्रीकरण के कारण क्या परिवर्तन होता है? तो अपस्थानिक जड़ों में जब भोजन इकट्ठे हो जाता है तो क्या होता है? कंद के रूप में ये मोटी हो जाती है, फूल जाती हैं। जो भी रूपांतरण पड़ा था उसमें क्या रूपांतरण में होता क्या है कि जो भी जड़ होती है या तना होता है, कुछ भी होता है, तो उसमें क्या होता है? जो भोजन है वो एकत्रित हो जाएगा, उसका स्वरूप बदल जाता है, रूपांतरित हो जाता है वो दूसरे रूप में। ठीक है, तो जो अपस्थानिक जड़ें होती हैं जो इस तरीके से होती हैं आपकी, इनमें कोई भी आपकी एक मेन रूट नहीं होती है। ठीक है, झकड़ा जड़ें जिन्हें बोलते हैं। तो उन जड़ों में क्या होता है, जब उनमें भोजन एकत्रित हो जाता है तो वो बीच बीच में फूल जाती हैं आपकी। ठीक है, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल शकरकंद का है। शकरकंद देखी होगी, शकरकंद क्या होती है? बीच बीच में फूल जाती है, वो अपस्थानिक जड़ का एग्जाम्पल है। ठीक है, फूलने के बाद वो शकरकंद होती है। ठीक, अमरवेल पौधे का सामान्य परिचय दीजिए। तो अमरवेल जो पौधा है वो परजीवी पौधा है। कैसा पौधा है? परजीवी। ये दूसरे पर डिपेंड होता है। ठीक है, मतलब खुद ये भोजन नहीं बनाएगा, ये एक जड़ टाइप की होती है। अगर ये किसी पौधे पे डाल दो, उस पौधे को सोख लेगी, मतलब उस पौधे को नष्ट कर देगी पूरा, यानी कि उस पौधे का, वो पौधा जो भी भोजन बनाएगा वो सब क्या ले लेगी? अमरबेल ले लेगी अपने अंदर। ठीक है, इसमें होता क्या है? ये अपने चूसक जड़ों के द्वारा दूसरे पौधे से ले लेती है। ठीक है, खाना जो भी वो भोजन बनाएगा तो उस पौधे से अपना भोजन प्राप्त करेगी। ठीक, अमरबेल एक परजीवी पौधा है जो अपने चूसक जड़ों के द्वारा आधार पौधे से लेता है, यानी कि पोषक पौधे दूसरे पौधे से ले लेता है। ठीक है, मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं मूसला जड़ कहलाती है। ठीक है, जड़ जो है वो मूलांकुर से ही विकसित होती है। ठीक है, और प्रांकुर से आपका तना विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्द्रताग्राही जड़ें क्या हैं? ऐसी जड़ें जो हवा में लटक कर अपनी स्पंजी सिरों द्वारा जलवाष्प अवशोषित करके पौधे की जल आपूर्ति को पूरा करती हैं, जल की जो कमी है उसको पूरा करेंगी, उन्हें आर्द्रताग्राही या वायवीय जड़ें बोलते हैं। जैसे आर्किड जड़ें, आर्किड में आपकी ये जड़ें पाई जाती हैं। ठीक है, जिसमें जल की कमी को ये पूरा करती हैं। ठीक है, वायुमंडल से आर्द्रता या नमी ले लेंगी, अवशोषित कर लेंगी और पौधे की जो जल की पूर्ति होगी उसको पूरा कर देंगी। ठीक है, श्वसन जड़ें किन पौधों में पाई जाती है? तो श्वसन जड़ें आपकी लवणोदभिद्ध पौधों में पाई जाती हैं। ठीक है, पत्तियां भोजन का निर्माण किस प्रकार करती हैं? तो पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में आप यहाँ पर अच्छे से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? पत्तियां सूर्य के प्रकाश व क्लोरोफिल की उपस्थिति में, ठीक है, जल व कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो उस तरीके से लिखेंगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। पौधों का हमारे जीवन में क्या महत्व है? तो पौधों का हमारे जीवन में विशेष महत्व यही है कि वो हमें जीवन जीने के लिए क्या देते हैं? हमें ऑक्सीजन गैस देते हैं। ठीक है, जीवनदायिनी हमें ऑक्सीजन गैस प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 अपुष्पी और पुष्पी पौधों को लिखना है। ठीक है,
तो पुष्पी और अपुष्पी पौधे का मतलब ये हुआ कि जिस पौधे पे पुष्प आएगा वो पुष्पी पौधा, जिस पे पुष्प नहीं आएगा वो अपुष्पी पौधा हो जाएगा। ठीक है, तो पुष्पी पौधे आपके आसपास बहुत सारे होंगे। ठीक, आम, नीम, अमरूद, सरसों, बरगद, गुलाब, ये सब आप लिख सकते हैं जो भी आपके आसपास पुष्पी पौधे हों। अब पुष्पी पौधे में कौन सा आता है? बैक्टीरिया, कवक, शैवाल, मांस, फर्न। ठीक है, ये आपके कौन से हो जाएंगे? अपुष्पी पौधे हो जाएंगे, इन पे पुष्प नहीं आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो कवकों का नाम लिखिए। ठीक है, तो दो कवक के नाम, एक तो आपका कुकुरमुत्ता। ठीक है, कुकुरमुत्ता जो है वो भी आपका कवक होता है, और एक राइजोपस, ये भी क्या क्या है? कवक है। ठीक है, नेक्स्ट है, किन्हीं 3 पौधों के नाम लिखिए जिनमें जड़, तना तथा पत्ती नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो आपका बैक्टीरिया, कुकुरमुत्ता, स्पाइरोगायरा हो गया। ठीक है, इनमें जड़, तना, पत्ती नहीं पाई जाती है। ठीक है, इनके आप विखंडन, इनका जो प्रजनन होता है उसको ध्यान रखना। ठीक है, स्पाइरोगायरा में किस प्रकार से प्रजनन होता है ये सब याद रखना। ठीक है, अमीबा में कैसे होता है विखंडन वगैरह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, वर्धी प्रजनन इंपॉर्टेंट है, और आपका अलैंगिक प्रजनन जो है पौधों का, अलैंगिक वाला और वर्धी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक, शाक, झाड़ी और वृक्ष के 5-5 उदाहरण दीजिए। तो शाक में आपकी, शाक वाले जो बहुत कोमल होती है ना, जिनका तना वो आ जाते हैं। ठीक है, सरसों, गेहूं, मूली, ये सब आपकी शाक में आ जाएंगे। ठीक है, झाड़ियों वाले में आपका गुलाब, चमेली, जिनकी झाड़ियाँ होती हैं। ठीक है, ये सब गुड़हल, करौंदा वगैरह, इनको लर्न कर लेना। ठीक है, झाड़ियाँ वाले अलग। और वृक्ष जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं इनको तो आप आसानी से लिख सकते हैं। शाक और झाड़ियों को अच्छे से ध्यान में रखना। ठीक है, शाक में बहुत कोमल आते हैं, जिनके तने बहुत कोमल होते हैं आपके, वो शाक में आ जाएंगे। ठीक, झाड़ियों में तो जिन जो एक विशाल रूप लेते हैं, लेकिन कैसे? झाड़ियों के रूप में। ठीक, तो वो आपका गुलाब, गुड़हल, नींबू, करौंदा, ये सब आ जाएगा। ठीक है, किन्हीं 2 बहुवर्षीय पौधे के नाम लिखिए जो बहुत टाइम तक चलते रहते हैं, वो आपके कौन से हो जाएंगे? पीपल और नीम। ठीक है, और भी आपके लिख सकते हैं आम वगैरह, ये बहुवर्षीय पौधे हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर व मादा युग्मक को मिलाने की विधि क्या कहलाती है? तो वो आपका निषेचन होता है। ठीक है, जब नर व मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो वो होता है निषेचन। बीजों का प्रकीर्णन किसके द्वारा होता है? तो बीजों का प्रकीर्णन जल के द्वारा भी होता है, वायु के द्वारा भी होता है, स्फुटन होता है फटने से। ठीक है, जो आपका फंड वगैरह था ना, तो वो फटने से भी, जैसे कोई भी, जैसे उसके ऊपर कुछ भी फूल है या कुछ भी है तो वो फट जाएगा जब ना, उसकी थैली फट जाएगी, तो उससे भी फिर प्रकीर्णन होता है, बीज वगैरह इधर उधर गिर जाते हैं। ठीक है, जंतुओं द्वारा भी होता है, पक्षियों के द्वारा भी होता है, और मनुष्यों के द्वारा भी होता है। जैसे हमने आम खाया, आम की गुठली कहीं पर डाल दी, ठीक, प्रकीर्णन हो गया ना हमारे हिसाब, मतलब हमसे वहाँ पे पौधा निकल आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्रकीर्णन मनुष्य द्वारा भी होता है। ठीक, पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? तो पत्तियों का रंग किस कारण हरा होता है? क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। ठीक है, पत्तियों का रंग हरा होता है। लंबाई का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो लंबाई का जो ऐसा ही मात्रक है वो क्या होता है? मीटर। ठीक है, 12 इंच बराबर कितने फुट होता है? तो 12 इंच 1 फुट के बराबर होता है। ये जो भी आपकी इकाइयाँ आ रही है ना, इन यूनिट्स को अच्छे से लिख लेना एक नोटबुक पर, अच्छे से वहाँ पे यूनिट डाल के, और जो भी फुट, इंच, ये बहुत कंफ्यूज करती हैं और यही पूछी भी जाती हैं। ठीक है, वो ये पूछना बहुत ही मुश्किल है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर है, ये नहीं पूछेगा वो आपसे 12 इंच में कितने फुट होते हैं, 1 फुट में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ये पूछता है। नेक्स्ट है, 1 गज में कितने फुट होते हैं? तो वो आपके 3 फुट होते हैं। यहाँ पर सेंटीमीटर में भी दिया है तो आप सेंटीमीटर में भी साइड में लिख लेना। किसी ईंट का आयतन ज्ञात करने के लिए कौन कौन सी 3 माप चाहिए? तो इस चीज़ को ध्यान रखना, जब भी हमें आयतन निकालना होता है ना, तो हमें 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। क्या? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, LBH, आयतन का फॉर्मूला भी यही होता है, आयतन बराबर L/B/H। ठीक है, और अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे तो हमें सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। क्या? L और B। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, अगर आयताकार है चीज़ तो ठीक, और वर्ग है तो फिर भुजा स्क्वायर हो जाएगा सीधे सीधे। शरीर का ताप किस तापमापी से नापते हैं? तो वो आपका होता है डॉक्टरी थर्मामीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ शरीर के मनुष्य का ताप कितने डिग्री सेल्सियस होता है? तो वो आपका 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, यहीं पर मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, आप फ़ारेनहाइट में मुझे टाइप करके बताना आंसर। ठीक है, जब मैंने आपको नोट्स बनवाए थे वहाँ पर ये मैंने आपको हाईलाइट करके बताया भी था कि फ़ारेनहाइट में जो भी आपका होता है ना, वो अच्छे से याद रखना, वो कन्फ्यूज़ करता है पॉइंट में। ठीक है, 98.6 या 98.4। ठीक है, तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताना कि क्या कितना होता है फ़ारेनहाइट में। माप के मानक मात्रक होना क्यों आवश्यक है? हमारे दैनिक जीवन में अनेक वस्तुओं की लंबाई, चौड़ाई और क्षेत्रफल होते हैं। आयतन, तौल, सही मान ज्ञात करने के लिए मानक मात्रक चाहिए होता है। ठीक है, मानक मात्रक क्यों, मतलब मानक मात्रक क्या है कि एक मात्रक उन्होंने डिसाइड कर दिया कि ये है, यानी कि ये उसका मानक मान है, इसके बाद हम उससे और भी मात्रक कर सकते हैं। ठीक है,
तो वो होते हैं मानक मात्रक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबाई मापने में मीटर से छोटी और बड़ी किन इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो छोटी लंबाई मापने के लिए मीटर पैमाने के 10वें, 100वें, 1000वें भाग का प्रयोग किया जाता है जैसे आपका डेसीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर, इन सब का भी यूज़ करते हैं, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर। ठीक है, माइक्रोमीटर 10⁻⁻⁶। ठीक है, ये कितना है, माइक्रोमीटर है, मतलब 1 μm बराबर, माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है, 10⁻⁻⁶ मीटर। ठीक है, तो इन मापों का प्रयोग करते हैं छोटी माप ज्ञात करने के लिए। ठीक है, और अगर बड़ी माप ज्ञात करनी है तो आप क्या करेंगे, 1 किलोमीटर बड़ी माप के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही आपका आगे आ जाएगा 1 किलोमीटर, उसके बाद आगे आएंगे तो हेक्टोमीटर, डेसीमीटर, इन सब का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं अब आप इनका समझ गए होंगे। छोटी माप के लिए किन का यूज़ करेंगे, जो माइनस की पावर आपको लिखवाई थी ना, वो माइनस की पावर वाले सारे आ जाएंगे किसके लिए, छोटी माप के लिए। ठीक है, और जो प्लस की पावर वाले आएंगे वो किसके लिए आएंगे, बड़ी माप के लिए। अब सबसे बड़ी माप कौन सी होती है बताइए, अगर हमें लंबाई की माप करनी है तो सबसे बड़ी माप कौन सी यूज़ करते हैं, पारसेक। ठीक है, पारसेक जो होती है लंबाई का या वो सबसे बड़ा होता है मात्रक पारसेक। द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, 1 चंद्रशेखर सीमा। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को याद रखना, जो लंबाई है इसका सबसे बड़े मात्रक क्या होता है, पारसेक। ठीक है, खेत का क्षेत्रफल प्रायः किस मात्रक में मापते हैं। अगर हमें खेत की माप करनी है तो वहाँ पर हम एकड़ वगैरह में मापते हैं, एकड़ और हेक्टेयर में। ठीक है, ये अपनी देसी भाषा में भी यूज़ किए जाते हैं, वही यहाँ पर लिखा हुआ है, देसी भाषा में बीघा वगैरह भी यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, एकड़, बीघा, हेक्टेयर, ये सब। किसी घन में लंबाई व चौड़ाई, ऊंचाई सदैव कैसी होती है। घन की बात कर रहे हैं ना, तो घन में सब बराबर होगा। ठीक है, घन में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होंगी, घनाभ में नहीं होंगी। ठीक है, घन आपके पास डाइस होगा ना, जो वो होता है पासा, जो लूडो खेलते हैं ना, उसका जो पासा होता है उसको देखना, उसकी जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर होगा, जब वो हर तरफ से बराबर दिखता है। ठीक है, तो वही है, वो आपका घन का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है पासा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयतन किसे कहते हैं। तो किसी वस्तु के द्वारा घेरे गए स्थान को ही उस वस्तु का आयतन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, MKS पद्धति में मूल मात्रक क्या होता है। तो लंबाई, द्रव्यमान और समय, ये सब आप लिख सकते हैं। इनको कैसे लिखेंगे, मूल मात्रक की डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद लंबाई का क्या मात्रक, इस तरीके से। ठीक है, लंबाई का मात्रक क्या होता है वो लिखना है, समय का मात्रक क्या होता है वो लिखना है, और द्रव्यमान का, ये आप अच्छे से, ये है कि थोड़ा जो आपकी कॉपी चेक करेगा ना एग्जामिनर, उस पर थोड़ा अच्छा प्रभाव पड़ेगा कि हाँ इस बच्चे ने मात्रक भी लिखे हैं, एग्जाम्पल भी लिखे कि ये मात्रक है किसका। ठीक है, तो मूल मात्रक, आप मूल राशियों को, जो मात्रक मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों का यूज़ किया जाता है वो मूल मात्रक कहलाते हैं। लंबाई का क्या होता है, मीटर। ठीक है, द्रव्यमान का क्या होता है, किलोग्राम, और समय का क्या होता है, सेकेंड। ठीक है, समय का सेकेंड ही रहता है सभी में। ठीक है, आपका जो पद्धतियाँ भी पढ़ाई थी CGS और MKS, सब में आपका क्या रहता है, सेकेंड ही रहता है। ठीक, गति के प्रकार कितने होते हैं। तो गति के प्रकार बहुत सारे लिखवाए थे, आप निम्नलिखित प्रकार करके लिख सकते हैं, रेखीय गति, घूर्णन गति, वृत्तीय गति, दोलन गति। ठीक है, इनको इस तरीके से लिख लेना। द्रव्यमान का मानक मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है द्रव्यमान का मानक मात्रक। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, गति किसे कहते हैं। तो समय के अनुसार किसी वस्तु या उसकी स्थिति में परिवर्तन आना ही क्या कहलाता है, गति कहलाता है। रुकी हुई है तो विराम अवस्था में है। ठीक है, अगर उसको धक्का मार यानी कि वो चलने लगी, स्थिति में परिवर्तन हो यानी कि वो गति अवस्था में आ गई। ठीक है, गति का प्रथम नियम क्या है, इसको जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को याद रखना, कौन सा नियम किसका है। ये जड़त्व का नियम है, गैलीलियो का नियम भी बोला जाता है। इसके अनुसार क्या होता है कि कोई वस्तु अगर विरामावस्था में तो विरामावस्था में ही बनी रहेगी, या फिर अगर एक समान गति से गति कर रही है, चल रही है, वो तो चलती ही रहेगी जब तक कि उस पर क्या नहीं लगाया जाए, कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। ठीक है, अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो वो रुकी हुई बनी रहेगी, विराम ही रहेगी जब तक कि उसको रोका नहीं, वो धक्का मार के चलाया नहीं जाएगा यानी कि बल नहीं लगाया जाएगा। और अगर कोई चल रही है वस्तु तो जब तक कि उस पर कोई बल लगा के उसको रोका नहीं जाएगा तब तक वो चलती ही रहेगी। ठीक है, तो यही आपका प्रथम नियम था। घूर्णन गति किसे कहते हैं, जब वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर घूमती रहती है तो वो जो गति होती है घूर्णन गति कहलाती है। जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है कि नहीं, कुम्हार के चाक की गति कैसी होती है, घूर्णन गति। ये आपका पूछा भी गया है। ठीक है,
नेक्स्ट है वृत्तीय गति किसे कहते हैं? तो जब कोई वस्तु या जब कोई पिंड अपने वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो उसको बोलते हैं वृत्तीय गति। अच्छा, घूर्णन गति में सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका लट्टू की गति भी होती है। ठीक है, 2-3 एग्जाम्पल अच्छे से याद कर लो, घुमार की गति, लट्टू की गति, उनको एग्जाम्पल को भी आपको नोट करना है। ठीक है, इस चीज़ को बना लीजिए। अगर हमसे डेफिनेशन पूछी जाती है किसी भी गति की तो वहाँ पर हम एग्जाम्पल भी देंगे। ठीक है, अपना एक अच्छा सा एग्जाम्पल नोट करना है हमें। वृत्तीय गति में क्या हो जाएगा? जो वृत्ताकार मार्ग पर गति करेगी। ठीक है, जैसे किसी पिंड का जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का घूमना, ठीक है, वृत्ताकार मार्ग पे हो जाएगा। तो वही सब आज की क्लास में हमने कितने क्वेश्चन कर लिए? 60 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम आगे के 61 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और प्लीज़ लाइक शेयर करने में कंजूसी मत किया करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर किया करिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।